Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Easy Study, Easy Learning. Today we will do subject Marathi. Topic is Dr. Kalam यांचे बालपण. So let us start. Dr. APJ Abdul Kalam, 1931-2015. विख्यात अणुशास्त्रज्ञ, भारताचे माजी राष्ट्रपती, मनस्वी वृक्षप्रेमी, हाडांचे शिक्षक आणि बालक प्रेमी. विख्यात अणुशास्त्रज्ञ इज न्यूक्लियर सायंटिस्ट. भारताचे माजी राष्ट्रपती इज एक्स प्रेसिडेंट. मनस्वी इज फेमस वृक्षप्रेमी. हाडांचे शिक्षक बोन टीचर अँड चिल्ड्रन लवर. विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम आणि इग्नाइटेड माइंड्स इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध. ये सारी बुक्स हैं जो उन्होंने फेमस बुक्स हैं. पद्म भूषण, पद्म विभूषण आणि भारत रत्न पुरस्कारांनी सन्मानित. पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था. डॉक्टर कलाम यांच्या विंग्स ऑफ फायर या आत्मचरित्राच्या माधुरी शानभाग यांनी अग्निपंख या नावाने अनुवादित केलेल्या पुस्तकातून खाली प्रसंग घेतले आहेत. अग्निपंख नाम में से ट्रांसलेट किया हुआ बुक विंग्स ऑफ द फायर, ये बुक अग्निपंख नाम से ट्रांसलेट किया गया है और इसी बुक से उनके जीवनार्थ के बारे में हम कुछ जानेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. माझ्या बालपणीच्या जगात पुस्तक म्हणजे माझ्यासाठी एक दुर्मिळ वस्तू होती. बचपन के दिनों में मेरे पास बुक्स उपस्थित होना या बुक्स को मिलना एक दुर्लभ वस्तू था. आमच्या गावात STR मणिकम नावाचे एक क्रांतिकारक राष्ट्रभक्त राहत होते. हमारे गांव में क्रांतिकारक इज रिवॉल्यूशनरी पेट्रोइट जो राष्ट्रभक्त थे वो STR मणिकम ये रहते थे. त्यांच्याकडे पुस्तकांचा बऱ्यापैकी संग्रह होता. उनके पास बुक्स की अच्छी कलेक्शंस थी. त्यांनी मला पुस्तके वाचवण्यासाठी सदैव उत्तेजन दिले. उन्होंने मुझे बुक्स को रीड करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया. मीही मिळेल ते वाचत गेलो. मुझे भी जब मौका मिलता था मैं बुक्स को पढ़ते रहता था. पुस्तके मांगण्यासाठी मी त्यांच्या घरी धाव घेत असे. बुक्स को पढ़ने के लिए मैं उनके घर की तरफ दौड़ा करता था. ये अब्दुल कलाम अपने बारे में बता रहे हैं. माझ्या लहानपणी शमसुद्दीन नावाच्या माझ्या एका दूसरा भावाचा माझ्यावर बराच प्रभाव होता. मेरे बचपन के दिनों में शमसुद्दीन नाम के मेरे दूर के भाई थे जिनका प्रभाव मुझ पर बहुत अच्छा था और गहरा था. रामेश्वर मध्ये येणाऱ्या वर्तमानपत्रांचा तो एकुलता एक वितरक होता. रामेश्वर में जो वर्तमान पत्र आता था उसका वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था. कौन? शमसुद्दीन. रोज सकाळच्या रेल्वे गाडीने पंबन गावाहून वृत्तपत्रांचे गट येत. रोज सुबह के समय रेलवेगाड़ी में पंबन गांव से न्यूज़पेपर्स के बंडल्स लम्स आते थे. गावातल्या हजारभर सुशिक्षितांच्या वाचनाची गरज भागवणाऱ्या शमसुद्दीनचा व्यवसाय म्हणजे एक खांबी तंबू होता. गांव भर के हजार भर जो एजुकेटेड लोग थे उनके पढ़ने की मांग को पूरा करना ये शमसुद्दीन के लिए था. जैसे एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए उसे कहेंगे एक खांबी तंबू होता. स्वातंत्र्याच्या चळवळीच्या वाटचाल ग्राम संस्थांना समजणे हे महत्वाचे कार्य त्यातून साधत असे. फ्रीडम मूवमेंट्स के जो भी चाल थे, जो भी मूव्स थे, इसको समझना विलेजर्स, ग्राम संस्थाना मतलब इनके जो विलेजर्स थे उनको समझना ये बहुत ही इम्पोर्टेंस का काम था. तो ये भी न्यूज़पेपर से ही पता चलता था. इसीलिए न्यूज़पेपर के काम कितने इम्पॉर्टंट है ये हमको बताया जा रहा है. कुणाला भविष्य जाणून घेण्यात रस असे, किसी को अपने फ्यूचर के बारे में जानना था, तर कोणी चेन्नईच्या बाजारपेठेतले सोन्या चांदीचे भाव समझण्यासाठी उत्सुक असत, तो कोई बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़ रहे हैं या घट रहे हैं इसको जानने के लिए उत्सुक था. थोड़े जन जिज्ञासू वृत्तीने हिटलर, महात्मा गांधी आणि बॅरिस्टर जिनांबद्दल गांभीर्याने चर्चा करत, पण झाडून सर्व जणांना पेरियार, E.V. रामस्वामी
यांच्या चळवळीबद्दल जाणून घेण्यात रस होता. बहुत सारे लोगों को हिटलर, महात्मा गांधी, बैरिस्टर जिन्ना इनके बारे में सीरियसली चर्चा करना होता था, लेकिन सारी बातों को दूर रखते हुए ज्यादा में ज्यादा सब लोगों को ये जानना होता था ईवी रामस्वामी के बारे में कि इन्होंने कौन से नई दिशा पर ये जा रहे हैं, क्या कार्य ये कर रहे हैं। ये सबके लिए गहरा था, सबके लिए इम्पॉर्टंट था. दिनमणी हे त्यावेळेचे सर्वात लोकप्रिय तमिळ वर्तमानपत्र होते. उस समय में दिनमणि नाम का न्यूज़पेपर जो तमिल में था वो बहुत ही फेमस था. लोकप्रिय इज फेमस. छापलेले शब्द त्यावेळी मला वाचायला येत नसे. प्रिंटेड, छापलेले शब्द मीन्स प्रिंटेड शब्द मैं उस समय पढ़ नहीं पाता था. त्यातील चित्रांकडे बघून मी समाधान मानत असे, क्योंकि वो लेटर्स प्रिंटेड शब्दों को मैं पढ़ नहीं पाता था, इसीलिए पिक्चर्स को देख के मैं अपने मन को संतोष देता था कि इस न्यूज़पेपर में क्या होगा. समसुद्दीन आपल्या ग्राहकांना पेपरचा अंक वाटण्यापूर्वी मी त्यातील चित्रे बघून घेत असे. जब तक शमसुद्दीन अपने कस्टमर्स को पेपर्स बांटते थे, तब तक उसके फोटोज को देख के मैं समझ जाता था कि इसका घटना क्या है या किस देश में क्या हुआ है, ये मैं जान लेता था. मी 8 वर्षाचा असताना सन 1939 मध्ये दूसरे महायुद्ध पेटले. जब मैं 8 वर्ष का था तब सन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू था. काय कारण असेल ठाऊक नाही, क्या वजह थी ये मुझे पता नहीं, पण त्या सुमारास बाजारात चिंचोक्यांना अचानक भरपूर मांगनी आली. लेकिन उस समय मार्केट में चिंचोक्यांना एक फ्रूट है, इसकी बहुत डिमांड आई. मी चिंचोके गोळा करून मस्जिद जवळच्या एका दुकानात देत असे आणि आखा 1 आना कमावत असे. मैं चिंचोकाना को जमा करता था और मस्जिद के पास की दुकान में उसको दे के मैं बेच दिया करता था, तो उससे मुझे 1 आना ये मैं पैसे कमाता था. माझ्या वडिलांनी लाकडी नौका बांधायचा व्यवसाय करायचे ठरवले. माझे वडील मतलब मेरे डैडी ने लकड़ी के नाव कंस्ट्रक्शन ये काम करने का बिझनेस शुरू करने के लिए विचार किया. अहमद जलालुद्दीन नावाच्या एका आमच्याच गावातल्या कंत्राट बरोबर समुद्री किनारी ते रोज काम करू लागले. अहमद जलालुद्दीन नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर थे, जिसके साथ में मेरे डैडी ने काम शुरू कर दिया समुद्र के किनारे. पुढे जलालुद्दीन यांनी माझ्या बहनीशी जोहराशी विवाह केला आणि आमच्याशी नाते जोड़ले. आगे चलकर उन्होंने मेरी बहन जोहरा के साथ में विवाह किया, उसके साथ में मैरिज किया और वो हमारे खास रिश्तेदार बन गए. जलालुद्दीन मला युद्धाच्या कथा सांगत असे आणि मग दिनमणीच्या शीर्षकातून मी त्या शोधत राही. अक्सर जलालुद्दीन मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में स्टोरीज बोला करते थे और मैं पेपर दिनमणि के जो न्यूज़पेपर्स थे उसके शीर्षक से मैं उसको ढूंढते रहता था कि वो कहाँ है वो स्टोरी. आमच्या छोट्या दूरस्थ गावात युद्धाचे दृश्य परिणाम जाणवणे जवळ अशक्य होते. हमारे गांव से जो युद्ध हो रहा था उसको जान सकना बहुत ही इम्पॉसिबल था. पण हळूहळू भारतला शक्तीने युद्धात सामील व्हावे लागले आणि देशात आणीबाणी पुकारली गेली. लेकिन धीरे धीरे भारत को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा और इस वजह से आणीबाणी मीन्स इमरजेंसी लग गई. अभी ये इमरजेंसी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आए ये हम आगे देखेंगे. रोज सकाळी पंबनहून येणारी रेल्वे गाड़ी रामेश्वरला थांबेनाशी झाली. जो गाड़ी रामेश्वर पर रुकती थी वो अब रुक नहीं पाएगी इस इमरजेंसी के वजह से. हा युद्धाचा आमच्या गावावर पहिला ठळक परिणाम झाला होता. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम सामने आया गया. मग चालत्या रेल्वे गाडीतून वर्तमानपत्रांचे गट रामेश्वर ते धनुषकोंडी दरमियान खाली फेंकले जात. अब क्योंकि पहले पंबन गांव से रामेश्वर में जो न्यूज़पेपर्स की गाड़ी आती थी, न्यूज़पेपर्स जो आते थे वो रुक जाती थी, लेकिन अब वो रुक नहीं सकेगी, तो इस वजह से चलते गाड़ी से
वर्तमान पत्र के जो बंडल्स थे वो फेंके जाते थे रामेश्वरम से धनुषकोडी। इस दो स्टेशन के दरमियान वो न्यूज़पेपर्स के गट्ट फेंके जाते थे, तो उनको जमा करने के लिए किसी न किसी की मदत चाहिए थी। ते गठ्ठे गोळा करण्यासाठी समसुद्दीनला कुणीतरी मदतनीस हवा होता। उस चलते गाड़ी से बंडल्स, जो न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके जाते थे, उसको जमा करने के लिए समसुद्दीन को किसी की जरूरत थी। माझ्यापेक्षा दूसरा योग्य उमेदवार त्याला कुठून मिळणार? मेरे अलावा अच्छा कॅन्डिडेट उनको कहां से मिल सकता था? माझ्या आयुष्यातील पहिली कष्टाची कमाई करायला समसुद्दीनचा असा हातभार लागला। मेरे जीवन की हार्डफुल पेनफुल कमाई पाने में समसुद्दीन का इसमें सबसे बड़ा हाथ था। आज अर्धशतकानंतर मी वळून त्या क्षणाकडे पाहतो आणि त्यावेळी स्वतःच्या कष्टाने मिळवलेल्या पहिल्या कमाईचा अभिमान आजही माझ्या मनातून ओसंडून वाहू लागतो। आज भी जब मैं हाफ सेंचुरी बीत चुका है और मैं जब मुड़कर पीछे की तरफ उन पलों को देखता हूँ, तो मेरे मन में जो मैंने इतने मुश्किल से कष्टाने मिळवलेल्या, मतलब इतने मुश्किल से जो मैंने अपनी फर्स्ट कमाई को इकट्ठा किया था, उस वजह से मुझे जो अभिमान हो रहा है, जो प्राउड फील हो रहा है, वो आज भी मेरे मन में एकदम तेजी से उमड़ कर बह रहा है। माझ्या वडिलांकडून मी प्रामाणिकपणा आणि स्वयंशिस्त शिकलो। मैंने मेरे डैडी से प्रामाणिकपणा मीन्स प्रैक्टिकल और स्वयंशिस्त शिकलो मीन्स मैं डिसिप्लिन रहना मैंने सीखा। तर आईने मला चांगल्यावर विश्वास ठेवायची आंतरिक शक्ति दिली। अगर डैडी ने मुझे प्रैक्टिकलपना सिखाया और खुद के ऊपर डिसिप्लिन करना सिखाया, तो मेरी मदर ने मुझे अच्छों पर भरोसा करना सिखाया, दयाळू वृत्ती दिली, काइंडनेस मुझे सिखाया। अर्थात माझ्या तिन्ही भावांनी आणि एका बहिणी देखील हा ठेवा त्यांच्याकडून उचलला। हमारे तीनों भाइयों में और हमारी एक बहन ने हमारी मदर के पास से, हमारे पेरेंट्स के पास से ये जो वैल्यूज जो थे उनके अंदर, ये हमने उनसे ही सीखा। पर लेकिन ये वैल्यूज जो थे, दया भाव रखना, दूसरों के ऊपर दया रखना, अच्छों पर भरोसा रखना, ये तो मैंने मेरी मदर से सीखा था। लेकिन पण मला जो जलालुद्दीन आणि समसुद्दीन यांच्या निकट सहवास घडला, त्याने मी स्वतंत्र वेगळा असा बनवत गेलो। लेकिन मेरे ऊपर जलालुद्दीन और शमसुद्दीन का जो निकट, जो एकदम क्लोज उनके साथ में फ्रेंडशिप रहा मेरा, उनकी वजह से मेरे अंदर स्वतंत्र, मतलब एक खुद का डिसीजन लेना और खुद से कुछ करना, ये मुझे सबसे अलग बनाता गया। शाळेत शिकायला न मिळालेल्या शहाणपण मी जलालुद्दीन कडून शिकलो। स्कूल में जाकर के मैंने पढ़ाई नहीं कर पाने की वजह से, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल के अंदर जो क्लेवरनेस होना चाहिए, वो मैंने जलालुद्दीन से सीखा। तर समसुद्दीन कडून मी चेहऱ्यावरून दुसऱ्यांच्या मनातले, तो समसुद्दीन के पास से मैंने चेहऱ्यावरून दूसऱ्यांच्या मनातले, मतलब चेहरे से मन के भाव को समझ लेना, ये होता है फेस रीडिंग। शरीरीची व डोळ्यांची भाषा ओळखायला शिकलो। शरीरीची, दिस इज बॉडी लँग्वेज, व डोळ्यांची, आय लँग्वेज, भाषा ओळखायला शिकलो। तो शमसुद्दीन से उन्होंने फेस रीडिंग, बॉडी लँग्वेज, आईज रीडिंग, ये सब सीखा। माझ्यामध्ये जो सर्जनशीलतेचे स्रोत, माझ्यामध्ये जो सर्जनशीलतेचे स्रोत उगम पावत फुलत खडाखट गेला, त्याचा श्रेय मी निश्चय त्या दोघांच्या सहवासात माझ्यावर पडलेल्या प्रभावाला देतो। मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी के भाव थे, जो मेरे अंदर वो जिन्होंने ब्लूम किया, ब्लॉसम किया, मतलब मेरे अंदर वो उपजे, फूले और घुल गए, इसका श्रेय मैं ये दोनों को ही दूंगा, जलालुद्दीन और शमसुद्दीन को, क्योंकि इनका प्रभाव मेरे ऊपर ज्यादा पड़ा। रामेश्वर सोडून जिल्ह्याच्या ठिकाणी रामनाथपूरला शिक्षण घेण्यासाठी मी माझ्या वडिलांकडे परवानगी विचारली। रामेश्वरम को छोड़ के दूर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी रामनाथपुरला, यहाँ पे उनको अपना एजुकेशन लेने जाना था, इसलिए वो अपना परमिशन लेना चाहते थे अपने डैडी से।
विचारात पडल्यासारखे ते क्षणभर गप्प झाले। जैसे ही मैंने परमिशन अपने डैडी से लिया, ये कहा कि मैं मुझे रामेश्वरम छोड़ के जाना पड़ेगा रामनाथपुर में, और वहां पे मुझे मेरी पढ़ाई करनी होगी। इसको सुनते ही उनके डैडी विचार में पड़ गए और कुछ क्षण के लिए वो चुप हो गए। विचार करता करता त्यांना शब्द लभावेत आणि ते होठातून बाहेर पडावेत तसे वडील बोलू लागले। विचार करते करते जो शब्द उनके मुंह में आए, और वो जब बाहर उनके शब्द जब बाहर आए तो उन्होंने मुझे क्या कहा, ते मला म्हणाले, अब्दुल तुला मोठे व्हायचे असेल तर गाव सोडून शिक्षणासाठी बाहेर जायलाच हवे। अगर तुमको बड़ा इंसान बनना है तो पढ़ाई के लिए तुमको गांव छोड़ के बाहर जाना ही होगा। सीगल पक्षी घरटे सोडून एकटे दूरवर उडत जातात आणि नवे प्रदेश शोधतात। जो पक्षी होते हैं वो भी अपने नेस्ट को छोड़ के दूर जाते हैं और दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। तसे या मातीच्या आणि इथल्या स्मृतीच्या मोह सोडून तुझ्या इच्छा आकांक्षा जिथे पूर्ण होतील तिथे तुला जायला हवे। वैसे ही इस माटी को छोड़ के, इस गांव की मिट्टी को छोड़ के तुम्हें दूर जाना होगा और अपनी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना होगा। आम्ही आमच्याच प्रेमाने तुला बांधून ठेवणार नाही। हम हमारे प्रेम के बंधन में तुम्हें बांधेंगे नहीं। आमच्या गरजा तुझा रास्ता अडवणार नाहीत। हम अपने गरज के लिए तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम्हारे रास्ते में बंधन नहीं बनेंगे। माझी आई मला दूर पाठवायला काळजीने आढे वेढे घेत होती। मेरी मदर मुझे दूर भेजने के लिए बहुत ही मतलब भाग दौड़ किया करती थी। शमसुद्दीन आणि जलालुद्दीन माझ्या सोबत रामनाथपुरला आले। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ में रामनाथपुर में आए। त्यांनी माझे नाव शाळेत घातले, उन्होंने मेरा नाम स्कूल में लिखाया। माझी रहण्याची नीट व्यवस्था केली, मेरे रहने की ठीक अच्छी व्यवस्था उन्होंने की। पण स्वार्स हाई स्कूल आणि या नव्या वातावरण माझा जीव रमेना। मतलब शमसुद्दीन और जलालुद्दीन डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ गए स्कूल, वहां पर गए रामनाथपुर में, उन्होंने उनका स्कूल में एडमिशन करवाया, उनके रहने की व्यवस्था की, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि उनका मन उस स्कूल में लग नहीं रहा था, क्योंकि नया माहौल था, नए लोग थे, तो इसलिए उनका मन लग नहीं रहा था। 50,000 वस्ती असलेल्या या शहरात सदैव गजबज असायची। 50,000 लोगों की बस्ती वहां पर थी, और उस शहर में हमेशा एक चहल पहल बनी रहती थी। पण रामेश्वरला जसा एक जीनसपणा होता तसे इथे माझ्या अनुभवाला आला नाही। लेकिन जैसे रामेश्वरम में एक यूनिटी थी, एकता थी, और जो मिलनसार का भाव था वो मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मला घराची ओढ अस्वस्थ करायची आणि म्हणून रामेश्वर मला जायची प्रत्येक संधि में उड़ी मारून साधायचो। हमेशा मुझे घर की याद सताती थी, और मैं वहां पर जाने का हमेशा मेरे मन की इच्छा प्रबल रहती थी। इस वजह से मैं कोई भी मौका छोड़ता नहीं था रामेश्वरम में जाने के लिए। इथे असलेल्या शिक्षणाच्या उदंड संधीपेक्षा आईच्या हातांच्या गोड पोळ्यांची ओढ मला बोलाची वाटत असे। यहाँ पर बहुत ही पढ़ाई के बारे में जानने की अपॉर्चुनिटीज देखने के बजाय मुझे मेरी मदर के हाथ के गोड़ पोड़ी खाने में ज्यादा अच्छा लगता था, और वो मुझे वर्थ लगता था कि मैं मेरी मदर के पास चले जाऊं और अपनी मदर का प्यार पाने के लिए वो व्याकुल रहते थे। दिस इज वॉट मदर्स लव इज, कि कहीं पे भी आप चले जाओ, आपको आपकी मदर के बिना कहीं कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी असे हळूहळू माझे घरापासून दूर जाने मी स्वीकारत गेलो। लेकिन जैसे कि उनके डैडी की इच्छा थी कि उनको दूर जाकर अपने सपनों को साकार करना है और एक बड़े इंसान बनना है, तो उनके मन में ये भी भाव था। तो उन्होंने अपने मन को समझाया और धीरे धीरे घर से दूर रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। स्वीकारत गेलो मतलब उन्होंने अपनाया कि नहीं, मुझे घर से दूर रहना होगा। तो जब आप अपने मन को तैयार करते हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप कर सकते हो। नव्या वातावरणाशी जुळवून घ्यायचे मी मनाशी ठरवले। मैंने अपने मन में ठान लिया कि इस न्यू एनवायरमेंट
न्यू एन्व्हायरमेंट में मैं जुडूंगा और यहाँ पर मैं रहूंगा. कारण माझ्या वडिलांच्या माझ्याकडून विशेष अपेक्षा आहेत हे मला ठाऊक होते. उन्होंने इन सब चीजों को इसलिए अपनाया क्योंकि उनको पता था उनके डैडी चाहते थे कि वो एक बड़े इंसान बने और अपने गोल्स को, अपने एम को पूरा करने के लिए कोई भी बंधन बीच में आना नहीं चाहिए, इसलिए वो खुद भी बंधन नहीं बने. तो ये इनको पता था कि उनके डैडी ने उनको फुल फ्रीडम दिया है की आप अपने गोल को हासिल करके ही रहो. मी कलेक्टर व्हावे असे त्यांची इच्छा होती. मैं कलेक्टर बनू ऐसे मेरे डैडी की इच्छा थी. त्यांचे स्वप्न पूरे करणे माझे कर्तव्य होते. उनके स्वप्नों को पूरा करना ये मेरा स्वप्न, ये मेरा कर्तव्य था. दिस वॉज माय, मतलब ये उनका फर्ज था, ये उनको पूरा करना ही था. त्यासाठी रामेश्वर मध्ये वाटणारी सुरक्षितता, तिथले प्रेमळ वातावरण, त्यांच्या त्याग करने मला भाग होते. और क्योंकि मेरे डैडी के लिए मेरा ये कर्तव्य था उनकी बातों को मानना और अपने सपनों को साकार करना, इस वजह से मैंने रामेश्वरम में, भले ही कितनी भी मेरे लिए सिक्योरिटी थी, वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था, वहाँ के लोग मुझे चाहते थे, लेकिन इन सब को त्याग करना वो उन्होंने कबूल कर लिया. So this we have completed our lesson. We will be coming with more of our Marathi videos. So stay tuned. If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Thank you. We will be coming more with our Marathi videos. So please comment. Thank you.